नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम देवांशी समाज की सशक्त महिलाओं को समर्पित है और आज हम आपको एक ऐसी सशक्त महिला से मिलवाने वाले हैं जो कि नर्सिंग सेवा से जुड़ी है। दया, समर्पण और सेवा भाव, ये वो गुण हैं जो नर्सिंग क्षेत्र को परिभाषित करते हैं और इसमें महिलाएं हमेशा से ही आगे रही हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा जी से, जो कि नर्सिंग कॉलेज एम्स बिलासपुर में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डीडी हिमाचल और आपके इस कार्यक्रम देवांशी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, और दूसरा, हिमाचल की बेटी होने के नाते मैं बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ कि मुझे अपने नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुत ही नोबल और बहुत ही पायस्ड प्रोफेशन है। जी बिल्कुल। तो मैम, हम आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपकी फैमिली के बारे में। बेसिकली तो मैं ऊना से हूँ जी। ऊना, हिमाचल प्रदेश जी। बट मेरी स्कूलिंग, बिकॉज मेरे पापा जो थे वो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी से सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुए, तो मेरी स्कूलिंग भी वहाँ से चिन्मय विद्यालय डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन से हुई है जी। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हिमाचल से ही हुई है जी। और आपके फैमिली में कौन कौन है, कैसे आप नर्सिंग से जुड़ी हैं? फैमिली में मेरे पापा जी। जो गवर्नमेंट जॉब में थे जी। और फिर रिटायर हुए 2011 में। मेरी मदर जो कि एक होम मेकर थी जी। और अभी वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। और मेरे एक ब्रदर जो इंजीनियरिंग करके अब वो डायरेक्टर ऑफ कोका कोला कंपनी में हैं जी। और वो इस टाइम गुजरात में पोस्टेड है। ओके। हाँ जी जी। तो मैम, आप जो ये नर्सिंग क्षेत्र में जुड़ी हैं, वो कैसे जुड़ी हैं और कब से जुड़ी हैं? देखिए, जब हम +2 करते हैं जी। तो उसके बाद हम बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं जी। बिल्कुल। क्योंकि मेरा +1 +2 मेडिकल फील्ड से था, तो मेरा जो पहला झुकाव था वो MBBS की तरफ था जी। लेकिन MBBS में मेरा कुछ मार्क्स के साथ IGMC में रह गया था, तो आई वॉज़ नॉट एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे टेस्ट और दिए, जैसे फार्मेसी दिया, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। फिर मैंने एग्रीकल्चर दिया, उसमें भी मेरा एडमिशन हो गया। फिर मेरा नर्सिंग में भी एडमिशन हो गया, जो कि PGI MER चंडीगढ़ सेक्टर 12 में स्थित है जी। और उस टाइम मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सर्वे किया और उन्होंने बात करी, और उन्हें हर इंसान ने यही कहा कि नर्सिंग में जो जॉब प्रोफाइल है वो हमेशा बहुत अच्छा रहता है जी जी। तो आप इसके लिए जाइए, और PGI में अगर एडमिशन मिल रहा है बच्ची को तो आप उधर भेजिए जी। बिल्कुल। तो फ्रैंकली टेलिंग कि मैं स्टार्टिंग में मुझे नर्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था जी जी। और जैसे मैं इस प्रोफेशन में आई और जैसे फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, धीरे धीरे पेशेंट्स के साथ जब मैं जुड़ी जी। तो धीरे धीरे मुझे इस प्रोफेशन से प्यार होने लगा जी जी। क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये इतना नोबल प्रोफेशन है कि आप चाहे भगवान को याद करो ना करो, लेकिन आप अगर किसी की मदद करते हो और जब आपको वो प्रोफेशन भी मिल जाता है तो आप बहुत खुशनसीब होते हो जी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे आज ये सिचुएशन है कि मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है जी। मैम, आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि पहले जैसे आपको नहीं पता था कि कितना ज़्यादा इसमें काम है, या फिर नर्सिंग के बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपने जाना तो उस काम से आपको प्यार हो गया। जब हम किसी भी चीज़ को जान लेते हैं तो हमें और ज़्यादा पता चलता है किसी के बारे में, तो उससे हमें प्यार हो ही जाता है जी, जी, जी। तो मैम, जैसे आप वर्तमान में एम्स बिलासपुर में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं, तो वहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? आपने कहा क्या क्या आपने उससे पहले कार्य किया है वो जानना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने BSc नर्सिंग स्टार्ट किया PGI चंडीगढ़ से जी। उसके बाद मैंने 4 साल तक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में PGI ICU में काम किया। अच्छा। उसके बाद मेरा झुकाव एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन की तरफ जाने लगा जी।
उसके लिए मुझे लगा कि मुझे आगे पढ़ना है जी। फिर मैंने CMC लुधियाना, जहाँ मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वहाँ मुझे फर्स्ट रैंक मिला ऑल ओवर इंडिया में जी। और फिर मैंने वहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑप्ट किया और मैंने MSc नर्सिंग स्टार्ट किया जी। उसके बाद मैंने DMCH दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लुधियाना में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम किया जी। और फिर मैंने अपनी PhD इंडियन नर्सिंग काउंसिल से की, जो कि एक नेशनल कंसोर्शियम है अंडर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। वहाँ से मैंने अपनी PhD की, जो 2014 में शुरू हुई और 2020 में ख़त्म हुई जी। और उसके बाद मैंने एम्स भटिंडा का एंट्रेंस फॉर एसोसिएट प्रोफेसर क्रैक किया जी। और चूंकि मैं हिमाचल प्रदेश की थी तो जब यहाँ एम्स बिलासपुर में पोस्ट निकली तो मैंने यहाँ अप्लाई किया और खुशनसीबी से मुझे अपने स्टेट में वापस आने का मौका मिला। जी, आपने काफ़ी ज़्यादा बाहर की स्टेट्स में भी काम किया है, लेकिन जब आपको मौका मिला तो आप वापस अपने घर कह सकते हैं, यहाँ पे आप वापस आ गए। हाँ जी। जी। तो मैम, जब हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड की, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं बच्चे, और जब जॉब की भी बात करें तो नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, या फिर ऐसी क्या एक्टिविटी है जो आप करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? देखो, जब हम मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं जी। वो चाहे नर्सिंग प्रोफेशन हो, वो चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, मुझे लगता है कि उस इंडिविजुअल को ये सोच के ही चलना है कि स्ट्रेस तो रहेगा ही, बट अगर हम स्ट्रेस्ड रहेंगे तो हम पेशेंट्स को कैसे रिलीव करेंगे? जी, बिल्कुल। तो हमें अपने स्ट्रेस को बहुत दूर रखना होता है और हमें उसके लिए जो भी हम चीज़ कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी फैमिली आपका बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता जी। और आई एम सो हैप्पी एट दी होम और आई एम रेडी कि मैं अगले दिन फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करूं। जी मैम, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि जो हमारी फैमिली होती है वो हमारी बैकबोन होती है, जो कि हमेशा हमें सपोर्ट करती है हर काम में और हमें बूस्ट करती है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल जी। तो हम जब हम नर्सिंग की बात करते हैं या स्टडी और जॉब की बात करें तो कितना मुश्किल है ये जॉब करना, और जैसे आपको इस फील्ड में ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो उस टाइम कितना कंपटीशन था, कितना मुश्किल था इसमें आना? देखिए, कंपटीशन बिकॉज इंस्टीट्यूशंस उस टाइम पे कम थे जी, और बच्चे ज़्यादा थे, तो अगर हम रेशो देखें तो कंपटीशन उस टाइम भी बहुत था। जी जी। बिकॉज जब हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए उस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस इतने कम थे कि बहुत कम और स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। जी जी। सिमिलर नर्सिंग में भी है कि उस टाइम इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, लाइक PGI था, एम्स दिल्ली था, आज इतने सारे एम्स हैं। तो आजकल अगर इंस्टीट्यूशंस अगर बढ़ गए हैं तो स्टूडेंट्स का नंबर भी उतना ही बढ़ गया है। जी जी। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन ओवरऑल बड़ा है, लेकिन जब हमने किया है तब भी कंपटीशन काफ़ी था। जी। हाँ जी। तो उसके बावजूद आपने वो क्रैक किए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स और आप आज इस मुकाम पे हैं। हाँ जी। जी। तो नर्सिंग किस तरह का जो प्रोफेशन है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है इस प्रोफेशन में? देखिए मैम, नर्सिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है आर्ट एंड साइंस का। जी। जब हम इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं तो उसमें अप्लाइड साइंसेस भी हैं, बायो साइंसेस भी हैं, और ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक सोशियोलॉजी, जो कि हमें एक फुल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। जी। तो हमारे करिकुलम में ही ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो एक फुल फ्लेज्ड नर्सिंग ऑफिसर को डेवलप कर सके। जी। तो इसलिए जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको अब रिसेंटली नाम दिया गया है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, एंड ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी, सो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये फुल फ्लेज्ड करिकुलम में आके एक पूरा एक पैकेज हमें डेवलप करा के देता है, जिससे हम अपनी नर्सेज को ओवरऑल डेवलप कराते हैं। जी। हाँ जी। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी। हाँ जी। तो ऐसी कौन सी स्किल्स है जो कि नर्सिंग में जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है? कौन कौन सी स्किल्स एक व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि आर्ट एंड साइंस है और इसमें 3 स्किल्स का बहुत इम्पॉर्टेंस है। जी। जैसे कि हम कहते हैं हैंड, हार्ट एंड हेड।
अच्छा, इसका मतलब है कि हेड का मतलब है कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं या आप पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उस चीज़ की आपको नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज पता होना चाहिए, उसके रैशनल्स पता होने चाहिए कि आप ये काम क्यों करने जा रहे हो। सेकेंड इज़ योर हैंड्स, बिकॉज आप नर्सिंग प्रोफेशन में देखेंगे कि आपके जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे आपके स्किल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर IM इंजेक्शन है या आपको सक्शनिंग है या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो आपको पेशेंट पे करना है, आपको बहुत स्किलफुल होना पड़ता है। जी जी। अब तीसरी चीज़ है हार्ट। आपके पास हेड भी है, आपके पास हैंड स्किल भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं है। तो अगर जब तक आपका एटीट्यूड नहीं होगा करने का, तो आपकी नॉलेज और आपकी स्किल कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये तीनों स्किल होना कॉम्बिनेशन में बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक एफिशिएंट केयर दे सकें अपने पेशेंट्स को। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे हम देखते हैं कि जो नर्स होती है उनका डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है वो पेशेंट से रहता है। हाँ, तो किस तरह की मुश्किलें पेशेंट्स को हैंडल करने में आती है, किस तरह से डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन बनाने में जो नर्सेज है वो अहम रोल अदा करती हैं? देखिए, इसको मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो नर्स एक्ट एज अ मदर फॉर द पेशेंट। जैसे एक छोटे बच्चे को हर चीज़ की ज़रूरत है, वैसे पेशेंट को भी हर चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो खाना हो, चाहे केयर हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे जब बच्चा बहुत गुस्सा करता है उस टाइम पे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। तो हर तरह की जो केयर है वो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग की रहती है। और उसके साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ चलना और मेडिकल फील्ड के साथ चलना और फिर दोनों डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स के बीच में एक ब्रिज बनाना, पेशेंट्स और रिलेटिव्स के बीच में एक ब्रिज बनाना, तो बहुत चैलेंजिंग रोल है नर्सिंग का। और उसमें सब लोगों को सेटिस्फाई करते हुए चलना, ये नर्सिंग का रोल रहता है। जी, और सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल रहता होगा पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है, डॉक्टर से बात करना चाहता है, हो सकता है डॉक्टर OT में है, डॉक्टर उस टाइम नहीं आ सकते हैं, तो वो जो पूरा टाइम है जब तक डॉक्टर आके उनको एड्रेस नहीं करते हैं, तब तक नर्सिस को ही उस चीज़ को संभालना है, हैंडल करना है। उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ सारी नर्सिस को ही संभालना है। तो प्राइमरी केयर गिवर अगर हम कहें, तभी मैंने बोला माँ का रोल, जैसे प्राइमरी केयर गिवर नर्सिंग का ही होता है जब वो एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है। जी, और हाँ, क्योंकि जब पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं तो उनको हैंडल करना एक टास्क है। हाँ जी, क्योंकि जब वो पेशेंट्स हैं तो वो आप पे गुस्सा भी निकालेंगे, वो इरिटेशन भी निकालेंगे, आपको वो भी स्माइलिंग फेस के साथ हैंडल करना है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैम जैसे आप एक प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो हम किस तरह का देखने को मिलता है या व्यक्ति के अंदर किस तरह का जज्बा और कंपैशन होना चाहिए नर्सिंग में आने के लिए? क्या आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से आप ये बताते हैं? देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात कहती हूँ और मैं खुद भी ये फील करती हूँ कि पहले तो अगर हम नर्सिंग में हैं, पहले तो इस प्रोफेशन को अडैप्ट करो और अडैप्ट करो और इसकी इम्पोर्टेंस को समझो। और जब तक हम इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे और हम ये नहीं समझेंगे कि हम कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, तब तक हम वो कंपैशन नहीं ला सकते। एंड रिगार्डिंग कंपैशन, हमें इस तरह का कंपैशन होना चाहिए कि हम अपने दर्द, अपनी पेन्स को भूल के हम दूसरे की पेन को के लिए हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। सो कंपैशनेट इस वे में कि एम्पैथेटिकली हमें सोचना है, दूसरे के शू में अपना पैर रख के देखना है कि अगर मैं उस स्टेज पे होता तो मुझे कैसा लगता। तो जब हम उस तरीके से सोचेंगे तो हम फुल कंपैशनेट केयर पेशेंट को दे पाएंगे। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है मैम कि अगर हम अपने आप को दूसरे की सिचुएशन पे रख के सोचते हैं तो काम इजी हो ही जाता है। क्योंकि जब पेशेंट गुस्सा करता है ना तो हम समझ नहीं पाते। हमारी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी है, लेकिन पेशेंट की मेंटल स्टेट, जिस पेशेंट को अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला है कि आपको कैंसर है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट अच्छी हो? बिल्कुल। तो हमें उसके लेवल पे आके उसको काउंसिल करना है। जी जी बिल्कुल। तो मैम जैसे हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं कि आप भी इस फील्ड में काफ़ी वर्षों से हैं, तो नर्सिंग में पहले के कंपैरिजन में अभी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कितना बदलाव आया है? क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम केयर गिवर के रूप में ही पहले नर्सिस को जानते हैं। हाँ जी। तो अब क्या बदलाव आया है? हाँ जी, देखिए, पहले ज़्यादातर ये होता था कि नर्सेज एज अ हेल्पर्स काम करते थे फिजिशियन के। जी। लेकिन जैसे मॉडर्न नर्सिंग जब आया एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल
जो एक नर्सिंग पर्सनालिटी हैं, 1800 में वो एक फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की तरह जानी गई। तो उसके बाद उन्होंने रिसर्च को इंक्लूड किया नर्सिंग में, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया नर्सिंग में, और उसके बाद ये धीरे धीरे और ज़्यादा एडवांसमेंट होती गई। सो केयर गिवर से बहुत ज़्यादा रोल आज के टाइम में बढ़ चुका है। हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है, रिसर्च बेस्ड केयर देना पड़ता है, जिसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी कहते हैं, कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे पहले रिसर्चेस करते हैं और रिसर्चेस के फिर आउटपुट्स देखते हैं, और अगर वो बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए तब हम उस केयर को पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सो मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है, मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी बढ़ा है, रिसर्चेस बढ़ा है, और उन सभी के साथ चलते हुए हमें पेशेंट को केयर देना होता है। सो सिर्फ केयर गिवर ना रह के एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करके, रिसर्चेस यूज करके आज जो नर्सेज हैं वो केयर प्रोवाइड करती हैं अपने पेशेंट्स को। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा जो उनके रोल्स हैं उनमें डिफरेंस आया है। हाँ जी बिल्कुल, ओवर द ईयर्स अगर हम देखते हैं। तो मैम हमें पता है कि जो महिलाएं हैं वो पहले से ही दो ऐसी फील्ड्स है, जैसे कृषि की बात करें और अगर हम नर्सिंग की बात करें, वहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है वो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा रही है। तो आज के टाइम में और कितनी ज़्यादा बड़ी है, और जो नर्सेज है वो किस तरह से अलग तरीके से अपने रोल को निभाती हैं? देखिए, नर्सिंग जो है वो शुरू से ही विमेन ओरिएंटेड प्रोफेशन रहा है। जी बिल्कुल। बट मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों से मेन भी इसमें आना पसंद करते हैं। जी जी। अगेन जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है और रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन महिलाओं का जो रोल है वो और ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारी एडवांसमेंट्स हैं, उनके साथ अपने आप को इक्विप करना, उनके साथ चलना, मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ चलना, कैसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, कैसे ओटी टेक्निक्स बदली हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ अपने आप को डेवलप करना। क्रिटिकल केयर यूनिट्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, जैसे कैथ लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, सो हर जगह पे नर्सेज प्लेस्ड हैं, तो उनको हर चीज़ के साथ अपने आप को इक्विप करना है ताकि वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकें विद द फिजिशियन हैंड टू हैंड मिला के। तो हर तरह से रोल इम्प्रूव हुआ है, हर तरह से रोल बढ़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, और रिसर्च बेस्ड तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल। तो मतलब जो महिलाओं के साथ साथ है वो मेंस की, जो मेल्स की है उनकी भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इस फील्ड में बढ़ी है। तो मैम अगर हम स्कोप की बात करें तो और किस किस तरह के स्कोप इसमें हमें देखने को मिलते हैं आगे? देखिए, नर्सेज का जो बेसिक रोल रहता है वो कुछ हमारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, जैसे प्रीमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम रिस्क फैक्टर्स को ही पेशेंट्स के लिए डेवलप नहीं होने देते, एंड देन फिर हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें अगर डिजीज होने वाला है तो उससे पहले हम प्रिवेंट करते हैं, जैसे कोरोना में हुआ। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें हम पेशेंट की स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट अर्ली स्टेज पे अगर कर लें तो हम पेशेंट की जो बीमारी है उसको बहुत हद तक पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। फिर आता है टर्शरी केयर, जिसमें हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं कि कोई क्रॉनिक इलनेस है तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो ये तो रोल्स हैं। अब ये है स्कोप की अगर हम बात करें तो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं नर्सिंग के, और 4 एरियाज हैं जहाँ पे नर्सेज काम कर सकती हैं, जैसे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह, चाहे हम हॉस्पिटल में भी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, अगर हम एक कॉलेज चला रहे हैं तो उसमें भी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है कॉलेज में, ताकि हम बच्चों को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकें, बहुत अच्छे से उनको कोर्स की फुल जो हम चीज़ देना चाहते हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। एंड हॉस्पिटल में नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको अच्छे से रेगुलेट कर सकें और हम हर पेशेंट को बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कर सकें। ऐसे ही जैसे नर्सिंग एजुकेशन का मैंने आपको बताया, तो वही एडमिनिस्ट्रेटर्स दे विल बी वर्किंग इन नर्सिंग कॉलेज, वहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है जो हमारे बच्चों को डेवलप कर सके, बिकॉज फ्यूचर नर्सेज वी आर डेवलपिंग। हम जब फ्यूचर नर्सेज बना रहे हैं तो हमें खुद को एज अ टीचर्स बहुत ज़्यादा इक्विप करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू टीच देम, ताकि हम उनको भी बहुत ही सशक्त नर्सेज बना सके। ऐसे ही नर्सिंग रिसर्च की फील्ड है, उसमें भी नर्सेज बहुत काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ताकि हम अच्छी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस ला सकें और वो प्रैक्टिसेस हमारे पेशेंट्स को यूटिलाइज करने में बेनिफिशियल हो। एंड इसी तरीके से हमारी
नर्सिंग प्रैक्टिस है जो कि बेड साइड नर्सिंग है। अब उसमें नर्सेज एज अ नर्स प्रैक्टिशनर्स भी काम कर रही हैं, स्पेशलिस्ट नर्सेज भी काम कर रही हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जैसे सीसीयू है या कार्डियो यूनिट है, तो वहाँ के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। नर्स एजुकेटर्स का काम कर रही हैं, जैसे कि पेशेंट्स को एजुकेट करना, ये सब चीज़ें। तो नर्सेज का रोल बहुत ज़्यादा है। सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो नर्सेज हॉस्पिटल्स में काम कर सकती हैं, क्लिनिक्स में काम कर सकती हैं, रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकती हैं। आर्मी नर्सिंग इज़ ऑल्सो देयर, मिलिट्री नर्सिंग, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नर्सिंग मीन्स जो कोर्सेज हैं वो भी हैं, और आगे प्रोफेशन में भी हम आगे जा सकते हैं। तो नर्सिंग का बहुत स्कोप है। ये तो इंडिया में है, और इसके अलावा जब हम फॉरेन की बात करें तो ये माना जाता है कि एशियन नर्सेज आर द बेस्ट नर्सेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और उसमें भी जो इंडियन नर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा एम्पैथेटिक नर्सेज हैं। सो ये श्रेय हमें वर्ल्ड वाइड मिला हुआ है कि इंडियन नर्सेज में वो एम्पैथी है, वो दया भाव है, और उनको हर जगह मीन्स बहुत वेलकमिंग उससे रिकॉग्निशन जो है वो मिल रहा है। और उसके अलावा जैसे आपने बताया इतनी सारी इसमें फील्ड है, तो फिर अगर मैं अपनी बात भी कहूँ तो फिर बहुत ज़्यादा हमें भी नहीं पता होता है कि कितने ज़्यादा किसी चीज़ में ऑप्शंस हैं। तो जैसे आपने बताया कि इसमें ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में, आर्मी में भी इसमें ऑप्शंस है, और साथ में बाहर कंट्री में जाने के भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और जो रिकॉग्निशन मिला है वो तो है ही। जी, तो इसके अलावा नर्सिंग में आपको क्या ऐसी चीज़ है इस फील्ड में या फिर अपने काम में जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आप अगर जैसे अभी देखें तो आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं, तो नर्सिंग में जब आप काम करती थी तो वो क्या मिस करती हैं आप उस टाइम का? जब मैं पढ़ाती थी, जब आप पहले नर्सिंग के उसमें स्टूडेंट थे, आप काम करते थे, तो उस टाइम पे किस तरह की चीज़ को आप बहुत मिस करते हैं? कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है? देखिए, मैंने एजुकेशन वाली साइड पे शिफ्ट किया, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि जब मैंने स्टूडेंट शिप किया और जब मैंने उसके बाद इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप के बाद जब मैंने 4 साल पीजीआई में जॉब किया, तो जब आप पेशेंट की केयर करके वो 6 आवर्स की ड्यूटी करके घर वापस आते हो, और जब आप वो खाना खाते हो, तो आपको लगता है कि आज का दिन बहुत सक्सेसफुल है। सो जो पेशेंट केयर करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी बात ही अलग है। उसके बाद मैंने एजुकेशन में शिफ्ट किया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि मैं अच्छे स्टूडेंट्स डेवलप कर सकूं, जिनकी मॉरल्स अच्छे हों, जिनकी वैल्यूज़ अच्छी हों, और क्योंकि हम उनको डेवलप करेंगे तो कल को वो भी अपने पेशेंट्स को उसी तरीके की केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। बट अगर आप मुझे बोलें कि बेड साइड नर्सिंग एंड एज अ नर्स एजुकेटर, एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ एकेडमिशियन, मैंने ज़्यादा इन्जॉय वो टाइम किया जब मैं पेशेंट की केयर करती थी और मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में थी पेशेंट के। हाँ जी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि इसमें मेल्स की पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेल्स की पार्टिसिपेशन से नर्सिंग की फील्ड में किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और क्यों ज़रूरी है जो मेल्स की पार्टिसिपेशन है वो इस फील्ड में? देखिए, मेल्स की पार्टिसिपेशन, जैसे आप भी एक फ़ीमेल हैं और मैं भी, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की भी और बाहर की भी। तो कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी बात नहीं कह पाती। तो मुझे लगता है कि नर्सिंग में जो मेल कैटेगरी इनका आना, ये इसलिए भी बहुत अच्छा है ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स नहीं कर सकती, बट समटाइम्स जब मेल्स का सपोर्ट मिलता है तो दोनों जेंडर जब मिल के कोई चीज़ करते हैं तो आई थिंक वो उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा होता है, और वो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब महिलाएं बहुत सशक्त हैं, लेकिन जब दोनों मिलके काम करेंगे तो हम प्रोफेशन को ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। जी, और बहुत अच्छे से आउटकम निकल के आ सकता है। जी, तो मैम, आप जैसे टीचिंग लाइन में हैं, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस आपको टीचिंग लाइन में फेस करने पड़े हैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, और अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि किस तरह से काम रहना है अपने प्रोफेशन में? देखिए, इस चीज़ का अगर मैं श्रेय दूंगी तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर शिव कुमार डोगरा हैं। वो HPU यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इन लॉ हैं, और वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी के डायरेक्टर हैं। क्योंकि वो एकेडमिशियन हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को मुझे बहुत अच्छे से
हेल्प किया है हर चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करना है, क्योंकि हम दोनों एकेडमिशियन हैं तो हम स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को समझते हैं। जी। तो हम बहुत डिस्कस करते हैं और फिर हम ये उसमें से ये निकाल के ला पाते हैं कि स्टूडेंट्स आज की जनरेशन को क्या चाहिए। जी। तो जब हम डिस्कशन करते हैं हमारे बच्चों से रिलेटेड भी और अपने जैसे वो लॉ के स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी, तो बिकॉज हम एक दूसरे के प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से करके अपने स्टूडेंट्स में लाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो इसमें भी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक कामनेस और स्ट्रेस फ्री लाइफ अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो तो पहले वो आप खुद होने चाहिए और कॉन्फिडेंट होने चाहिए, सशक्त होने चाहिए। जो आप कर रहे हो आप गलत नहीं कर रहे हो तो ही आप स्टैंड ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें बच्चे आपको देख के भी सीखते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। जी, ऑनेस्टी। जी हाँ जी। जैसे आपने बताया, आपने अपना इस काम का श्रेय आपने अपने हस्बैंड को दिया और आपने ये बताया कि खुद के अंदर वो चीज़ होनी पहले बहुत ज़रूरी है, तभी वो हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। बिल्कुल, फिर चाहे हम बोले भी ना, जी, वो बिना बोले सीख जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारा खुद का व्यवहार रहेगा वही देख के वो सीख जाएंगे। तो मैम, अगर हम टीम वर्क की बात करते हैं तो नर्सिंग के फील्ड में टीम वर्क कितना ज़रूरी है? देखिए, टीम वर्क के लिए तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और यहाँ तो वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ्स। जी। और जब हम ह्यूमन लाइफ से डील कर रहे हैं तो वहाँ हमें भूल जाना है कि कौन नर्स है, कौन डॉक्टर है, कौन फार्मासिस्ट है, कौन हमारा हेल्पर स्टाफ है, बिकॉज उस टाइम पे हम पेशेंट को देख रहे हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। अब कार्डियक अरेस्ट कई बार ऐसा होता है, हमारी नर्सेज बहुत अच्छा कंप्रेशन देती हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा कंप्रेशन देते हैं, इवन हमारे हेल्पर्स वो भी बहुत, बिकॉज अगर हम उनको सिखाएं, जब हम उनको AHA के अंडर ट्रेनिंग्स कराते हैं या हम उनको ये कार्डियक अरेस्ट की ट्रेनिंग कराते हैं कि कैसे कंप्रेशंस देने, तो हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट्स हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो भी बहुत अच्छा कंप्रेशन देते हैं। बट कंडीशन इज दिस कि उनको सिखाया गया होना चाहिए पहले। तो ये सारी चीज़ें हमें भुला देती हैं कि हम क्या हैं। वहाँ पर सिर्फ एक टीम ही काम करती है। जी बिल्कुल, इसमें टीम का बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ जी। हाँ जी। तो मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी इस फील्ड के बारे में और अपना अनुभव हमसे साझा किया और हमारे साथ यहाँ पे बने रहे आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।